पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। तो जी इस वीडियो में पार्ट 2 में हम पिछले कुछ अरसे में हर कंपनी की हर न्यूज़ हर मटेरियल इन्फॉर्मेशन को तो फॉलो नहीं कर पाए, लेकिन कुछ कंपनी की हमने देखी थी और नोट की थी, जो कि अब वैसे तो खबर थोड़ी पुरानी हो गई होगी, फिर भी कुछ कंपनी की न्यूज़ेस वगैरह को देख लेते हैं, कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी इसमें होगी। तो अब देखते हैं जी। सबसे पहले लोड्स ने जो है वो राइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि वो राइट्स अनाउंस करना चाहते हैं, और यहाँ पे उन्होंने ये कुछ कहा है कि वो जो राइट्स करेंगे, अभी उन्होंने सिर्फ एक मार्केट में शुरली छोड़ी है, अभी कोई अनाउंस नहीं किया। और उन्होंने ये कहा है कि वो राइट्स अगर देंगे तो 12-12.5 रुपए पर देंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो राइट्स में आमतौर पे हम आपको कई दफ़ा समझा चुके हैं, सबूत के साथ वीडियो भी अलग बना के देख चुके हैं, दिखा चुके हैं। जो आप देखना चाहें राइट्स के बारे में सर्च कर लें कि राइट्स जो हैं, जब कंपनी कोई इशू करती है तो हमारा उस पे से इंटरेस्ट कम हो जाता है, क्योंकि आमतौर पे इससे पता ये लगता है कि उस कंपनी को ऑपरेशंस चलाने में मुश्किल पेश आ रही है, उसको और पैसे चाहिए, और जो पब्लिक से वो ले रही है उसमें गेमें ज़रूर चल सकती हैं, लेकिन हमारा उस पर से इंटरेस्ट कम होता है। हाँ, सिर्फ उस सूरत में हम मार्केट की गेम्स से उसमें फ़ायदा ज़रूर हासिल करने की कोशिश करते हैं कि अगर जो राइट की प्राइस है वो ज़्यादा हो और मार्केट में वो शेयर सस्ता हो। तो अगर हम लोड्स को देखें तो राइट ये 12.5 का देंगे और मार्केट में ऑलरेडी ये 18.5 का है, तो बज़ाहिर इसमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं बनता। ये और बात है कि मार्केट में प्लेयर्स अपनी स्ट्रेटजीज बदलते रहते हैं। हो सकता है ये शेयर राइट आने से पहले या राइट आने के बाद भी 25-30 पे भी पहुंच जाए, लेकिन हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आपको जैसे याद है, डीएसएल वालों ने कहा था कि हम राइट देंगे 10 रुपए का, और हमने तब उसको 7.5 से 8 रुपए पे खरीदा, और फिर हमने उसको 10-10.5 पे सेल कर दिया। और अब वो उन्होंने जो है वो भूल गए हुए हैं, वो कोई राइट पे आगे जा ही नहीं रहे। उसकी वजह से प्रेशर में ये वापस 7.5-8 रुपए पे पहुंच चुका है, और हम इसको यहाँ पे और बाय कर रहे हैं। जो हमने और क्या बाय करना, जो बेच दिया था सारा, वो दोबारा से बाय कर रहे हैं, लेकिन पहले भी हमारे पास ये ज्यादा नहीं था। रिस्की शेयर, ज्यादा शेयर जो होते हैं उसमें हम उतना ही डालते हैं जितने के वो काबिल हों। तो हमने थोड़ा सा डाला था, वो हमने बेच भी दिया था, और अब ये वापस उसी प्राइस पे आ गया है, तो हम थोड़ा सा इसमें फिर से बाय कर रहे हैं। अब चाहे यहाँ 6 महीने पे खड़ा रहे, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हम उस स्ट्रेटेजी के बेस पे हम इसमें दोबारा से थोड़े से हमने बाय कर लिए हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इन्होंने कहा था कि राइट 10 का देंगे और प्राइस मार्केट में इसकी उससे कम है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिर लिया जा सकता है। लेकिन जो अभी तक इन्होंने अनाउंस ही नहीं किया, तो क्या पता अगले 1 साल तक राइट अनाउंस ना करें और फिर यहीं पे फंसा रहे। तो सोच समझ के कोई इसमें जो करना चाहे वो देखे, और इस बेसिस पे लोड्स में हमारा इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद एलपीएल जो है ये अभी यहाँ इस रेट पे आके रुका हुआ है। इसमें एक न्यूज़ आई, और अगर आप लोगों ने इसको अभी तक नहीं खरीदा तो इसका मतलब है आप लोगों ने हमसे कुछ नहीं सीखा। देखिए, मूव बने या ना बने वो एक अलग कहानी होती है, लेकिन पॉइंट ये होता है कि लॉजिक को देख के असेस करके क्या उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये फैसला करना होता है। उसके बाद उसमें मूव बने ना बने वो उसका हमारा इख्तियार नहीं होता। अब इन्होंने किया क्या? अब इन्होंने ये नोटिस दिया था 16 अक्टूबर को, और इस नोटिस के बाद हो सकता है कोई और कंपनी होती, कोई और शेयर होता, तो शायद ये भी इसमें बहुत सारी मूव ऑलरेडी बन चुकी होती। लेकिन इसमें नहीं बन रही, क्योंकि हर शेयर का प्लेयर अपनी मर्जी से उसको चलाता है। अब इन्होंने बेसिकली कहा क्या? इन्होंने ये कहा कि ये जो है मेंबर से रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं कि अपने 100 मिलियन शेयर्स को ये बायबैक कर लें। और बायबैक 100 मिलियन, देखें मार्केट में इस वक्त कितना है, मार्केट में 132 मिलियन है, तो यानी कि ये मैक्सिमम बायबैक करना चाहते हैं। और
जो प्राइस इन्होंने लिखी वो प्राइस उन्होंने कहा कि जो भी मार्केट प्राइस चल रही होगी तो उस पे करेंगे, या अगर जो कंपनी को एक्सेप्टेबल होगी। यानी कि अगर इस खबर के बाद कोई बहुत बड़ी इसमें मूव्स बन जाती, ये बहुत ऊपर निकल जाता, तो कंपनी कहती हमने बाय नहीं करना। लेकिन ये क्योंकि नहीं गया और यहीं पे है, तो हो सकता है कंपनी बाय कर ले। अब देखें, ये तो हम पहले कई मर्तबा आपको बता चुके हैं। हमने तो इनफैक्ट ये सजेशन एसईसीपी को भी दी थी, जिस पे हमें आज तक कोई रिस्पांस नहीं आया। जाहिर बात है, एक सजेशन थी ना, तो उस पर रिस्पांस देना जरूरी नहीं होता, और शायद उसको कंसिडर भी किया गया हो कि नहीं। हमने तो यही कहा था कि भाई जब भी एक कंपनी उसका जिस बिजनेस के लिए, जिस पर्पस के लिए वो क्रिएट की गई थी, जब वो बिजनेस खत्म हो जाए, पर्पस खत्म हो जाए, जैसे इस कंपनी का हो गया, तो एक तो उसका असूली तरीका ये होता है ना कि कंपनी को खत्म कर दिया जाए और शेयर होल्डर्स को उनके पैसे वापस कर दिए जाएं, जैसा पाकिस्तान होटल डेवलपर्स ने किया। लेकिन इस कंपनी ने जितनी भी आईपीपीज हैं जिनके एग्रीमेंट्स हुकूमत के साथ खत्म हो रहे हैं, जैसे पहले कैप्को का हुआ था, अब इनका हुआ, और भी कंपनीज के हुए, ये दबा के बैठ गए हैं पैसे। ये शेयर होल्डर्स को वापस नहीं कर रहे, कंपनी खत्म नहीं कर रहे, और ये कहते हैं कि भाई हमने अब कोई नया बिजनेस करना है। और कुछ बिजनेस में वो एक एक दो दो साल गुजरने के बाद भी कोई सक्सेस अभी तक नहीं मिली, और ना फ्यूचर में कोई, जो हमारी बिजली का जो है, इलेक्ट्रिसिटी का जो मामला है आईपीपीस का, वो कोई बेहतर होता नजर आ रहा है कि इनको नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। तो हमने तो यही कहा था कि ये तो कानून होना चाहिए कि अगर कंपनी का मेन पर्पस खत्म हो गया है और कंपनी फिर भी उसके जो मालिकान हैं या जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं वो चाहते हैं कि कंपनी को खत्म ना किया जाए, तो फिर ये लॉ होना चाहिए कि वो जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनसे एक जायज प्राइस के ऊपर वो शेयर्स बाय बैक कर लें। तो अब वो इन्होंने जो है हमारी सोच के मुताबिक ये फैसला तो चलें कर लिया है, देर आए दुरुस्त आए, 1 साल के बाद किया है। लेकिन पॉइंट ये है अब कि अब हम देखते हैं कि असूली तौर पे तो उनको बायबैक करना चाहिए कंपनी की फेयर वैल्यू निकाल के, ये असूल होना चाहिए। यानी कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो उसकी फेयर वैल्यू पे खरीदती है। इसी तरीके से अगर इन्होंने भी बायबैक करने हैं तो इनको फेयर वैल्यू पे करना चाहिए। और अगर फेयर वैल्यू पे ये नहीं भी कर रहे, ये कह रहे हैं कि हम मार्केट प्राइस पे करेंगे, तो भी ऐसी मार्केट जहां पे नॉलेजेबल इन्वेस्टर्स होंगे, उनको इस शेयर को खरीद कर इसकी प्राइस ऑलरेडी इसकी फेयर वैल्यू के पास ले जानी चाहिए, उससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। वहां पे इसको जाना चाहिए और फिर वहां पे कंपनी खरीद ले। और इसकी कम से कम फेयर वैल्यू का अंदाजा हम अभी लगाते हैं, लेकिन इसकी प्राइस अभी तक ऊपर नहीं गई। उसकी सिर्फ हमें एक चीज समझ आती है, उसकी रीजन सिर्फ एक समझ आती है कि ऑलरेडी इस कंपनी के जो बहुत से शेयर्स हैं वो इनके अपने ही पास हैं या किसी स्पेसिफिक कोऑर्डिनेटेड प्लेयर के पास हैं, जिसने इस कंपनी में मूव नहीं बनने दी, क्योंकि ना उसने कोई नया शेयर खरीदा, ना उसने कोई पुराना बेचा। उसने या वो बेचता जा रहा है इसी रेट पे ताकि इसमें कोई ऊपर की मूव ना बने। और जब लोग जो तेजी के पीछे भागते हैं या वो न्यूज़ पे खरीद लेते हैं कि ऊपर चला जाएगा, और जब ये ऊपर ना जाए तो वो सारे यहीं पे बेच दें और सारा बेनिफिट फिर वही लोग हासिल कर लें। हमें सिर्फ इसकी यही रीजन समझ आती है। अब इसको हम देखते हैं कि इसकी फेयर वैल्यू क्या हो सकती है। और अगेन, निषाद ग्रुप के सारे जो शेयर्स हैं वो अपनी मर्जी से ही चलते हैं, तो जब उनको चलाने वाला चलाए तो ये स्पेसिफिक होता है। कोई पता नहीं है कि फेयर वैल्यू होने के बावजूद भी ये इसकी वैल्यू को यहाँ से ऊपर ना जाने दें, सारे शेयर्स मार्केट से किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर करके प्राइस को रोक रोक के। तो ये भी हो सकता है कि जो है बायबैक के दौरान भी इस शेयर की प्राइस ऊपर ना जाए और इसी रेट पे, इस प्राइस पे किसी तरीके से इसके आसपास मैक्सिमम शेयर्स को बायबैक कर लिया जाए और फिर उसके बाद उसमें फिर मूव बने। तो कुछ भी इनमें हो सकता है, लेकिन हमने तो देखना ये होता है असेस करके कि असेसमेंट के मुताबिक क्या उस शेयर में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट बनती है कि नहीं, और हम खरीद लेते हैं। फिर हम उसकी मूव्स की जिम्मेदारी नहीं लेते। बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो हम उस पे अपनी असेसमेंट पे कायम रहते हैं, उसमें बैठे रहते हैं। और वही बात है कि उस हिसाब से ही उसमें फिर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। यानी कि अगर किसी शेयर में आपको बहुत ज्यादा उम्मीदें हों तो आप 5% 10% पोर्टफोलियो का डाल दें। लेकिन जहाँ पे बहुत ज्यादा उम्मीदें ना हो, रिस्क भी हो कि हो सकता है 1 साल यहीं पे बैठा रहे, वहां पे आप 1-2% डाल लें। तो अब इसको देखते हैं कि इसका जो है अभी प्राइस लेटेस्ट अकाउंट्स के मुताबिक क्या हो सकती है।
अच्छा जी, अब ये है जी, अगर इनके हम सीधे डायरेक्ट जाते हैं, देखें बैलेंस शीट के ऊपर, और इक्विटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब देखिए इनकी जो इक्विटी यहाँ पे आ रही है टोटल 14 मिलियन, नहीं बिलियन है वैसे, तो 14 बिलियन है। और अगर इनकी लाइबिलिटीज देखें तो लाइबिलिटीज कोई खास नहीं है, 341 मिलियन है। और एसेट्स में भी देखें तो वही 12 बिलियन से ज्यादा हैं, यानी कि मतलब लाइबिलिटीज कोई खास नहीं है इनकी। और फिक्स एसेट्स जो यहाँ पे आ रहे हैं वो ये भी हो सकता है कि उनकी वैल्यू ज्यादा हो जो बुक में नजर आ रही है। तो लाइबिलिटीज कुछ है नहीं, फिक्स एसेट्स अच्छे खासे हैं। अब हम सिंपल ये करते हैं कि अब हम 14 बिलियन को हम इसके शेयर से डिवाइड करते हैं। तो 14 बिलियन डिवाइडेड बाय, या 14,000 मिलियन डिवाइडेड बाय 380 मिलियन, तो वो बनता है जी 37 रुपए। तो खुला खुला इस कंपनी की जो वैल्यू है, इसके आज सारे एसेट्स बेच दिए जाएं, लाइबिलिटीज जो हैं ही नहीं, तो इसकी वैल्यू बनती है 37 रुपए पर शेयर, जो कि यहाँ से तकरीबन 40% का अपसाइड है। तो असूली तौर पर ये न्यूज आने के साथ ही इस कंपनी के शेयर की वैल्यू 37 पे पहुंच जानी चाहिए थी असूली तौर पर, जो कि नहीं पहुंची। और हमने उस टाइम पे बाय कर लिए कुछ, वही ज्यादा नहीं, तकरीबन 2% पोर्टफोलियो का इसमें हमने डाला है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वही बात है कि ये जो मतलब गेम्स वगैरह चलती हैं तो कोई पता नहीं इसको रोकी रखें। लेकिन दिस इज लॉजिकल बेस पे कि वो इतना है। और इसके फिक्स एसेट्स पे जाके एक नजर डाल लेते हैं नोट नंबर 5 में। अच्छा, यहाँ पे लेकिन तफसील नहीं आ रही होगी कि उसमें क्या क्या चीज है। अच्छा, अच्छा, लेकिन एक और देखते हैं, क्योंकि उनमें तो डेप्रिसिएशन भी लगती रहती है ना, लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी कई दफा उससे ज्यादा होती है। और अगर अच्छा यहाँ पे लाइबिलिटीज में देखें जी, रेवेन्यू रिजर्व आ रहा है सारा, इसका मतलब यह है कि इन्होंने अपने फिक्स एसेट्स को रीवैल्यू भी नहीं किया। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो फिक्स एसेट्स हैं वो भी उनकी मार्केट वैल्यू इससे ज्यादा हो, तो इस कंपनी की फेयर वैल्यू 40, 45 या 50 तक भी हो सकती है। लेकिन हम इतना ज्यादा नहीं सोचेंगे, हम इसको सिर्फ 37 रुपए के हिसाब से ही देखें। और आपको पता है कि हम उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनका हमें लगे कि अगले 1 साल में वो हमें 20% तक रिटर्न दे सकती हैं। उसके बाद वो रिटर्न चाहे 1 महीने में मिल जाए या चाहे 1 साल में मिले, लेकिन हम इस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस बेसिस पे हमने इसमें कुछ करके रख दिया। और अगर आपने इसकी ये खबर पढ़ने के बाद ये एनालिसिस नहीं किया तो फिर ये आपका कसूर है। उसके बाद भी आप इसमें नहीं करना चाहिए, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन अगर आप आज की तारीख में अगर ये एनालिसिस सुन के अगर आपको भी लग रहा है कि भाई इसमें इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तो फिर जो है ना, बात यह है कि आपको अपने से सवाल करना चाहिए कि आप क्यों नहीं कंपनी के नोटिस को देख रहे, क्यों नहीं पढ़ रहे, और क्यों नहीं एनालिसिस कर रहे, जो एनालिसिस हम बार बार आपको सिखाते हैं। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि भाई हम जो है ना हमारे पास टाइम नहीं है या हमें समझ नहीं आती, क्योंकि देखें अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट होने ज़रूरी हैं। उसके लिए हमने कोर्स डाला हुआ है, आप वहां से देख के सीख सकते हैं। लेकिन उसके बाद ये जो असेसमेंट होती है ये सारी की सारी एनालिटिकल असेसमेंट है। इसमें सिर्फ मैथ्स की समझ होनी चाहिए, सिर्फ अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, और सिर्फ लॉजिक को अप्लाई करना आना चाहिए। तो ये एनालिसिस आप सब लोग भी खुद से कर सकते हैं। तो बहरहाल ये है कि ये हमने आपके सामने यहाँ पे रख दिया, और बाकी अब आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा जीएलपीएल को हम ना आखिर में देखते हैं इसमें गिरावट क्यों आ रही है। अच्छा जी, फिर डीएच पार्टनर्स के रिजल्ट्स आए। अभी हम रिजल्ट्स को नहीं देखेंगे क्योंकि रिजल्ट्स तो बहुत कंपनीज के आए, सब कंपनी का देखने का टाइम नहीं है। लेकिन इसको क्विकली वैसे देख लेते हैं यहाँ पे कि देखें। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है। अच्छा, 9 मंथ्स के रिजल्ट्स जो है इन्होंने पता नहीं, यार एक दफा दोबारा देखते हैं क्या किया इन्होंने। देखें 9 मंथ्स के जो रिजल्ट्स हैं इनके, वो तो 10 रुपए की अर्निंग आई है।
अच्छा, वहां पे उन्होंने लगता है कि कोई कंसोलिडेटेड का चक्कर है, क्या चक्कर है? 633, 633, यार हमें नहीं पता कि क्या चक्कर है यहाँ पे। तो इसीलिए हम कई दफ़ा ना इन पोर्टल की इन चीज़ों पे रिलाय नहीं करते। हम हमारी रिलायंस होती है ये जो एक्चुअल जो अकाउंट्स इशू हुए होते हैं। तो इसके मुताबिक तो ये 10 रुपये 63 पैसे इसकी अर्निंग बनी है। तो अब यहाँ पे पता नहीं क्या चक्कर है। तो बहरहाल इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, और ये बेसिकली ये एक ना म्यूचुअल फंड की तरह काम कर रहे हैं, और इन्होंने ट्रेडिंग के ज़रिए से कमा रहे हैं। तो वही बात है कि जब मार्केट ऊपर जाती है तो ये इनकी कमाई आएगी। अगर इस क्वार्टर में, अगर सपोज करें इस पूरे क्वार्टर में मार्केट नीचे रहती है तो फिर इनकी इस क्वार्टर की अर्निंग अच्छी नहीं आएगी। लेकिन बहरहाल ये इन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट डिलीवर किया हमारे मुताबिक। और ये है कि लेकिन आपको हम कहते हैं ना कि जनरली म्यूचुअल फंड से, क्योंकि हमें लगता है कि हम बेहतर तरीके से हम कमा सकते हैं, तो हम इसलिए ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करते। लेकिन फिर भी ये कंपनी ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स किए, और वैल्यूएशंस के हिसाब से हमें ये बहुत चीप लगी कि अगर ये कंपनी इस तरीके से आगे अपनी नॉलेज को यूज़ करके मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, तो फिर इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ रखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपना साबित किया है इस क्वार्टर से कि ये बहुत अच्छी मुस्तकबिल में कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल हमने फिर भी इसमें ज़्यादा नहीं लिए। उसकी वजह ये है क्योंकि जब हमने इनका थोड़ा सा डिटेल में स्टडी किया तो ये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर में कर रहे हैं। तो इसलिए हमने अपने लिए फिर इसको हमने अवॉइड कर दिया। लेकिन आप लोग इसको देखना चाहें तो ज़रूर देख सकते हैं। और दूसरा ये कि इनकी एक और ख़बर आई कि ये कोई सियान लिमिटेड है और और दाऊद लॉरेंसपुर है, ये कोई एक दूसरे में इनकी होल्डिंग्स हैं, एसोसिएटेड कंपनीज हैं क्या। और इन्होंने भी, क्योंकि वो भी सियान भी इसी तरह कमाते हैं कि दूसरे शेयर्स में इन्वेस्ट करके, और शायद डीएलएल ने भी इसी तरह की कोई चक्कर चलाया हुआ है। तो ये कोई एमलगमेशन की बात कर रहे हैं कि मिलके एक कंपनी बन जाएगी, और उसकी वजह से इनमें फिर कोई गेमें चल सकती हैं और इन तीनों कंपनियों में कोई बेहतरी आ सकती है, या क्या हो सकता है। तो लेकिन अगेन हमने इसको इतना कोई खास नहीं देखा इसी वजह से, क्योंकि फिर वो अगर वो मैक्सिमम पैसे ही बैंकों से कमाना शुरू कर दें, मतलब हमने अपने लिए क्राइटेरिया रखा था कि जो भी जैसे जेएसएमएफ ईटीएफ था कि अगर वो 20% से कम बैंक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट रखेंगे तो हम उसमें कुछ शेयर्स लेके रखे हुए थे हमने, और ऐसी एक था। फिर बाद में उन्होंने भी अपनी होल्डिंग बैंकों में बढ़ा ली। तो ये अपनी बैंकों में, मतलब ये बदलते रहते हैं। तो फिर हम ऐसी कंपनियों को बेसिकली अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दें, कहाँ पे ना करें। देखिए 100% तो इंटरेस्ट से बचना पॉसिबल नहीं है, जो सिनेरियो चलता है उसकी बेसिस पे। और इवन जो शरिया कंप्लाइंट कंपनीज होती हैं, उनके बारे में भी आप ये नहीं कह सकते कि वो, उनका कोई क्राइटेरिया होता है जो वो मीट करते हैं, लेकिन वो 100% इंटरेस्ट से पाक हैं, ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूरा दुनिया का निज़ाम ही ऐसा है। बहरहाल ये है कि हम इसको अवॉइड करते हैं। लेकिन इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए, जो लोग, मतलब जिन लोगों को कोई इशू नहीं है, तो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए और ये मर्जर की न्यूज़ को देखते हुए, वो इन कंपनीज को कुछ कंसिडर करना चाहें तो देख लें। फिर एक कंपनी है सेरेटो स्पिनिंग मिल, एसएसएमएल। इसमें तो मूव्स शूव्स काफ़ी बनी। हमने ये उन्हीं कंपनियों में से एक है जिसमें 10,000 की इन्वेस्टमेंट की हुई थी। फिर वो 10,000 20 हो गए तो हमने 10,000 बेच दिए, और 10,000 अभी भी पड़े हैं। लेकिन इनकी भी कोई न्यूज़ आई कि अपने कोई प्लांट्स वगैरह बेच रहे हैं, और फिर उनसे वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहीं पे बिल्डिंग बनाएंगे और फिर उससे रेंटल कमाएंगे। तो मुस्तकबिल में ये बेहतर हो सकता है। और ये है कि फ्री फ्लोट भी काफ़ी कम है, तो ऐसे शेयर्स में काफ़ी गेम्स भी बन जाती होती हैं। अभी काफ़ी लंबी लंबी गेम्स भी बन जाती हैं। ऑलरेडी इसमें गेम्स बन चुकी हैं कि 10 रुपए से पहले 26 पे गया, फिर उसके बाद 12-13 पे फिर आ गया, और फिर अब ऊपर 26-25 पे गया, और अब यहाँ पे है। लेकिन हमारा इसमें वैसे सच्ची बात है कोई ज़्यादा इरादा नहीं है। हमने तो आज भी इसमें, आज की तारीख में 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट हमारी इस शेयर में है। अभी तो हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन एक न्यूज़ आई थी जो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के लिए इसमें मूव्स बन सकती हैं। तो जो रिस्क लेना चाहते हैं वो खुद से एक मर्तबा इसको देखना चाहें तो देख लें। उसके बाद है जी सितारा एनर्जी। इसके बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं कि एक कंपनी है जो 10 साल से लॉसेस में है। इस कंपनी की बुक वैल्यू 100 से ज़्यादा होती थी, और वो लॉसेस कर करके वो 60 के आसपास रह गई हुई है। ये बड़े अरसे से जो है ये 10-12 रुपए पे रहा। पहले अचानक ही ये, अगर हम 3 साल पहले का देखें ना, तो बहुत अरसे ये 6 साढ़े 6 पे रहा। फिर अचानक वहां से ये कहाँ तक 15-16 पे चला गया था, और उसके बाद फिर 11-12 पे आके बहुत ही अरसा वहां पे रहा।
और ये वही कंपनी है जिनके पास पैसा तो बहुत, वो अच्छे खासे एसेट्स हैं, लेकिन अपनी नौकरियां चला रहे हैं बस, और उनको आम शेयर होल्डर्स की परवाह नहीं होती, लॉसेस पे लॉसेस करी जा रहे हैं। मतलब जितने लॉसेस इन्होंने किए हैं उससे बेहतर था कि 10 साल पहले ये कंपनी बेच देते, तो उस पैसे से आज ना जाने शेयर होल्डर्स कहाँ पे पहुंच गए होते। तो बहरहाल जो भी है जैसा भी है, तो इन्होंने अचानक इनका रिजल्ट आया पिछले साल का, और लॉसेस हर साल करते थे, तो अचानक 9 रुपए की इनकी ईपीएस आ गई। उसके बाद इसको कुछ कैप्स लगे, उसके बाद इसको कुछ कैप्स लगे, और 11 से कहीं पे डबल हो गया। और बेसिकली इनकी कोई अदर इनकम आई है तो हो सकता है कुछ प्लांट श्लांट बेचा हो। उसके बाद मतलब देखें ना, बिजनेस में ग्रॉस में लॉस में है, तो बिजनेस इनका कोई नहीं चल रहा, वही आईपीपी है ये, बिजनेस इनको मिलता नहीं है, ना ही कोई बेहतरी की उम्मीद है। असूली तौर पे तो इस कंपनी को वाइंड अप हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी जो भी उनका हिसाब है, वो चाहते क्या हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और बुक वैल्यू 60 है, तो हो सकता है मार्केट वैल्यू 80-90 भी हो। तो यही सोच के हमने 11-12 पे इसको खरीदा था और बताया भी था। लेकिन वही बात है कि अगेन बहुत रिस्की शेयर, कोई पता नहीं होता कब चलेंगे कब नहीं चलेंगे। चलाने को एक महीने में 10 से 100 पे भी ले जाएं, और ना चलाएं तो 3-3 साल ना चलाएं। तो हमने इसमें सिर्फ अपने पोर्टफोलियो का 0.1% डाला था, और वो हमारा जो है इसमें अभी इस वक्त हमारा डबल हो चुका हुआ है। लेकिन हमने जो है उसमें से भी थोड़ा सा, आप समझ लें कि जो हमारे पास इसका पड़ा था उसका 10% बेचा है। अब हमें नहीं पता कि यहाँ से ये वापस 12 पे भी लेके जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं, और दिल करे तो 50-60 पे भी ले जाएं। लेकिन सिर्फ ये है, हम आपको जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम असेसमेंट करके किसी ना किसी बेसिस पे किसी ना किसी कंपनी में कुछ पैसे डाल देते हैं, और जिस बेसिस पे हमने फैसला किया अगर वो सही है, हमें सही लगती है, तो फिर हम ये नहीं देखते कि उसमें मूव बन रही है कि नहीं। हमने इसमें कहीं पे यहाँ पे जो है 1.5 साल पहले इन्वेस्टमेंट की होगी, और 1.5 साल ये ऊपर नहीं गया शेयर, तो हमने उन पैसों को ना छेड़ा, ना बॉदर किया, ना कोई परेशानी हुई। और 1.5 साल के बाद अचानक जो भी रीजन बनी हो, इसमें मूव बनी और ये डबल हो गया। अब ये हमारा फैसला है कि हम यहाँ पे, हम चाहें तो यहाँ पे बेच सकते हैं, और बेच भी देना चाहिए डबल, और क्या चाहिए आपको। लेकिन ये हमारा फैसला है कि हम अभी भी उसको नहीं बेच रहे, थोड़े से ही हैं, ज्यादा नहीं है। लेकिन समझाने का मकसद सिर्फ ये है कि छोटी छोटी गिरावटों से, 3-3 महीने शेयर के ना चलने से, 5-5 महीने के शेयर ना चलने से हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। अगर हमें उसमें लगता है कि इसमें कोई ना कोई गेम बन के ये ऊपर जा सकता है, लेकिन पॉइंट ये है कि गेम भी इसमें है, लेकिन उस गेम के पीछे रीजनिंग भी है, ये जुआ नहीं है। जुआ वो होता है कि कंपनी लॉसेस में चल रही है, उनके अपने शेयर्स भी कोई नहीं है, उनके सॉरी एसेट्स ही कोई नहीं है। आपको पता है कि भाई ये कुछ कर ही नहीं सकती, आज इसको मार्केट में बेचेंगे तो कुछ पल्ले हाथ नहीं आएगा, और वो 10 से 100 पे पहुंच जाए। ऐसी कंपनियों में आप घुसे, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करें, तो वो जुआ फिर भी कहलाया जा सकता है। लेकिन जिस कंपनी के बैक पे एसेट्स हैं, उसकी वैल्यू ऊपर नहीं जा रही सिर्फ, तो वो आपका फैसला है कि भाई मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए रख के बैठ जाऊंगा, और फिर जब ऊपर वैल्यूज की रिकवर होगी तब मैं उससे बेनिफिट हासिल करूंगा। तो ये जुआ नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजी है, क्योंकि बैक पे कोई ना कोई एसेट एग्जिस्ट करता है। लेकिन इस रेट पे अगेन जाने को यहाँ से जा सकता है, 50-60 पे भी जाना चाहिए इसको असूली तौर पे, अगर खास तौर पे इनका इरादा बन गया कि ये भी कंपनी को वाइंड अप कर दें। लेकिन फिर भी हम किसी को नहीं कह रहे भाई कि इस रेट पे आप खरीद लें। हम सिर्फ आपके सामने ये पेश कर रहे हैं कि हमने इसमें क्यों इन्वेस्ट किया था, और अब उसका आउटकम क्या निकला, और जो लोग थोड़ी थोड़ी गिरावट पे या शेयर के ना चलने में परेशान होते हैं, कि क्यों उनको अपनी सोच दुरुस्त करने की जरूरत है। अच्छा जी, उसके बाद है जी बीएनएल। अब माशाल्लाह से आपने देखा कि इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया पिछले अरसे में, और ना जाने क्यों ये जो है एक साल में ये 15 से जनाब साहिब 150 तक पहुंच गई, और फिर उसके बाद इतनी गिरावट आई, फिर ऊपर, फिर अब गिरावट। अब ठीक है, इनकी थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी भी रिसेंटली बेहतर हुई है, लेकिन फिर भी वो भी इतनी बेहतर नहीं कि 120 की प्राइस को जस्टिफाई करे। और अब आके इन्होंने भी अनाउंस किया माशाल्लाह से कि जी ये भी 10 रुपए वाले शेयर को 1 रुपए की फेस वैल्यू पे ले जा रहे हैं, स्प्लिट पे जा रहे हैं। तो ये जो इसमें सारी मूव बनी, बेसिकली ये खबर पहले से ही, या तो ये मूव में यकीनन इनके
अपने लोग ही कहीं ना कहीं पे शामिल होंगे, या अपने किसी बंदे ने कोई खबर पहले कहीं पे लीक आउट कर दी होगी, तो किसी बड़े प्लेयर ने मूव बना ली। तो इस सारी मूव के पीछे असल में ये रीजन थी जो अब अनाउंस हुई सारी मूव बनने के बाद। अब ये इसका रिसेंट क्वार्टर का रिजल्ट भी जो आया वो 2 रुपए वो अच्छा आया। अगर मान लें यहाँ से कि अब ये 2.5 रुपए की अर्निंग हर क्वार्टर में करनी शुरू भी कर दें, तो भी यहाँ से स्प्लिट के बाद ये 12 रुपए पे होगा और अर्निंग इसकी 1 रुपए बनेगी। तो उस हिसाब से कोई इतना अट्रैक्टिव तो नहीं है। बीको से भी कंपेयर करें तो बीको तो 40 रुपए पे था जब उसने स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था, और यही हमने बताया था कि भाई वो 4 रुपए का शेयर हो या 5 रुपए का शेयर हो तो उसमें चांसेस ज्यादा हैं कि वो ऊपर जाएगा, और इसी बेसिस पे हमने लिया। तो उसके मुकाबले में इस रेट पे बज़ाहिर इसमें इन्वेस्ट करना बनता तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो स्टॉक मार्केट की गेम्स होती हैं, हो सकता है स्प्लिट होने के बाद ये भी कहीं पे 20 रुपए पे पहुंच जाए। बहरहाल हमारा आज की तारीख में इसमें इन्वेस्ट करने का कोई इरादा नहीं है, और हमने बीको से काफी रीजनेबल बना लिया है, और अभी भी उम्मीद है कि शायद उसमें थोड़ा और बन जाए। तो देखेंगे बाद में, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये स्टॉक मार्केट में अक्सर होता है कि एक स्टॉक पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, और फिर खबर आती है कि भाई ये असल वजह थी कि उसको कहाँ पे पहुंचा दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। जो हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं, उनका शुक्रिया। जिन्हें हमारी वीडियोस पसंद नहीं, वो प्लीज ना देखें। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं क्विकली साथियों। हाँ, इनके नंबर आए गंधारा के और गैल के, इसको जरा जल्दी से देख लेते हैं। अब साथियों के जो नंबर आए इस क्वार्टर के, सॉरी इस मंथ के, वो भी पिछले महीने से थोड़े से कम हैं, लेकिन ज्यादा कम नहीं है, अच्छे हैं। थ्री व्हीलर्स काफी बेहतर हुए हैं, लेकिन थ्री व्हीलर्स तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में उतना इम्पैक्ट डालते ही नहीं। तो हमने जो अपना एनालिटिकल इसमें बनाया हुआ है, उसके मुताबिक अभी अगले क्वार्टर में इसी तरीके से सेल्स चलती रहें तो फिर अभी भी 75 से 80 रुपए की ईपीएस पर क्वार्टर हो सकती है, और उस हिसाब से 360 की ईपीएस साल की बनती है। और 360 के हिसाब से आप खुद देख लें कि इसका जो है अभी 6 से भी कम प्राइस अर्निंग बनती है। तो इतना नीचे थोड़ा सा अभी आ गया है, तो उसके बावजूद भी क्यों ये अभी भी अट्रैक्टिव है और परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर जीएचएनआई को अगर देख लें तो जीएचएनआई का बेसिकली इसका हमने अभी इस पे हमारी एनालिटिकल पे उतनी रिलायंस नहीं है, हमने कुछ महीने पहले से ही इसको शुरू किया है देखना। लेकिन फिर भी देखें तो अक्टूबर के नंबर थोड़े से ड्रॉप हुए हैं सितंबर के मुकाबले में, लेकिन वैसे देखें पिछले 6 महीने का असेसमेंट करें तो ये अच्छे नंबर हैं, एवरेज वाले नंबर हैं, तो ठीक है। बसेस भी ठीक मुनासिब हैं, डी मैक्स में भी कोई इतनी खास सेल्स नहीं, लेकिन ठीक है। तो उस हिसाब से देखें एनालिटिकल को डालते हुए तो इसकी लास्ट क्वार्टर की ईपीएस 37 रुपए थी, और अब अगर ये सेल्स ऐसे ही कंटिन्यू करें अगले 2-3 महीने में तो वो 45 रुपए तक की भी क्वार्टरली ईपीएस हो सकती है। फिर भी अभी अज्यूम करते हैं कि साल में जो है ना 40 के हिसाब से 160 की ईपीएस बनेगी, तो प्राइस अर्निंग इसकी भी 6 से कम है, ये अभी भी अट्रैक्टिव है, नीचे आने पे कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट इसमें फैक्टर यहाँ पे देखें जो इनका डी मैक्स है, अब ये तो हमें नहीं पता कि इसके मतलब कितना इम्पैक्ट करेगा प्रॉफिटेबिलिटी को, लेकिन इस महीने की डी मैक्स की प्रोडक्शन 180 यूनिट्स हुई है, सेल सिर्फ 27 है। इसका मतलब है अगले महीनों में उसकी डिमांड कोई आई हुई है, और नवंबर और दिसंबर में उसका सेल्स का डेटा बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये असेस करके पहले से फैसला करना होता है, ना कि उसकी अनाउंसमेंट के बाद। अगले महीने अगर वो बताएं कि हमारे इस महीने 150 यूनिट्स फरोख्त हो गए हैं डी मैक्स के, तो फिर तो तब तक मूव हो सकता है पहले ही बन गई हो। तो ये एक अच्छी खबर है, इससे इसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट को इनहेंस किया जा सकता है इसको असेस करते हुए। उसके बाद अगर हम गैल के भी नंबर देख लेते हैं। अब गैल की जो है ना ये दो मॉडल्स हैं, जैक X200 और जैक ये शायद T9 है। तो T9 की सेल्स तो वैसे ही हैं, पर ये चेक करें यार, जैक X200 पिछले 3 महीनों में उसकी सेल्स अगर मिला के देखें तो कोई 300 बन रही हैं, 300 तकरीबन बन रही हैं, और इस महीने उसकी प्रोडक्शन 360 यूनिट और सेल्स 250 यूनिट। यार आउटस्टैंडिंग डेटा, आउटस्टैंडिंग डेटा यार, हम तो समझ नहीं पा रहे कि ये डेटा आने के बाद इस कंपनी को 3-4 अपर कैप्स क्यों नहीं लगे। वो मार्केट फंसी हुई है, प्लेयर्स हाथ नहीं लगा रहे, वो जो मर्जी एक्सक्यूज देते रहें, लेकिन ये आउटस्टैंडिंग इसका रिजल्ट आया है।
देखिए अब ये ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ किसी एक महीने में कोई ऑर्डर आ गया हो और सेल्स बढ़ गई हूँ और अगले महीने में कम हो जाए, लेकिन यह इसी तरह रिस्क इसी तरह लेना पड़ता है। तो ये नंबर्स देख के भाई लगता है कि इसमें इन्वेस्ट करो, इसमें इन्वेस्ट करना बनता है। उसके बाद अगर अगले महीने के नंबर्स खराब हो गए तो बात की बात है, लेकिन ये है कि इस डेटा को देख के इसमें इन्वेस्ट करना बनता है। और क्योंकि प्रोडक्शन इनकी भी देखें 360 यूनिट है, सेल्स से काफी ज्यादा है, तो उससे भी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले महीने सेल्स अच्छी रह सकती है। अभी बज़ाहिर ये कहना बहुत मुश्किल है कि इसका ईपीएस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। बहुत ही हाई लेवल एनालिसिस से इसकी पिछले क्वार्टर में अगर 15 रुपए की ईपीएस थी तो 20 पे जा सकती है, वहां से वो कंटिन्यू रहे तो साल की 80 हो सकती है। और प्राइस अर्निंग थोड़ी सी गंधारा इंडस्ट्रीज के मुकाबले में ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये डेटा अगर ऐसे कंटिन्यू रहे तो बहुत अच्छा इसके लिए हो सकता है। और इन दोनों कंपनियों के कॉर्पोरेट ब्रीफिंग भी हमने अटेंड किए, तो उनके जो मैनेजमेंट है उनको साल में ना अच्छे की ही उम्मीद है कि सेल्स डिमांड रहेगी, सेल्स भी रहेंगी, तो वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। तो देखिए हमारे पास कोई खास पैसा नहीं था, फिर हमने यही किया, थोड़ी सी शिफ्टिंग की, कुछ थोड़े से गंधारा इंडस्ट्रीज के बेच दिए, थोड़े से साजियों के बेचे, थोड़े से इधर उधर बेचे, और इस वक्त हमने इसमें अपना 2% ऑफ द पोर्टफोलियो इन्वेस्ट कर दिया है। बहरहाल आप अपना फैसला खुद करें, लेकिन हमारे मुताबिक ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं सेल्स का जो डेटा है। और गंधारा इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात उनकी मैनेजमेंट ने ये कही कि मुस्तकबिल में उनको बहुत बेनिफिट हो सकता है रेकोडिक की वजह से। वहां से उनकी सेल्स, जब भी वो काम 2026-27 में शुरू होगा तो वहां पे डिमांड ज्यादा आएगी और इनके जो ट्रक्स वगैरह हैं वो वहां पे सेल ज्यादा होंगे। तो लॉन्ग टर्म इन कंपनियों का, खसूसन गंधारा इंडस्ट्रीज का, और गैल के शायद गंधारा में शेयर होल्डिंग भी है तो इनके कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स पे भी इम्पैक्ट आता है। तो तो लॉन्ग टर्म इन कंपनियों का बहुत अच्छा नजर आ रहा है, ये बहुत ऊपर जाने की सलाहियत रखते हैं। बाकी सब अपना अपना फैसला खुद कर लें। और अगर आप पामा के डेटा को जाके देख लें तो बाकी भी कंपनियों के इस महीने में, इंडस की भी अच्छी सेल्स रही पिछले महीने के मुकाबले में, और होंडा की भी पिछले महीने के मुकाबले में बेहतर रही, और ये देखें ना ऊपर जा रही हैं, और एटलस होंडा की भी अच्छी रही। तो ऑटो इंडस्ट्री अच्छी जा रही है, इट्स ऑन अ ग्रोइंग पाथ। और अभी भी हमें लगता है कि इनके बहुत से शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए बहुत गुंजाइश मौजूद है। तो इसको डेटा को असेस करते रहें और उसके मुताबिक अपने फैसले लेते रहें। अब एमएससीएफ को देख लेते हैं। एमएससीएफ ने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो जो है ना पोटेंशियल एक्विजिशन चाहते हैं पायनियर सीमेंट का। और पायनियर सीमेंट का क्योंकि खबर पहले से बड़े प्लेयर्स तक पहुंच जाती है, ये खबर लीक मार्केट में आने से पहले ही लीक हो चुकी थी, और पायनियर सीमेंट को उस दिन पहले ही अपर कैप लग चुका था, और उसके बाद उसको दूसरा अपर कैप भी लगा। ये खबर हमने पढ़ी थी, लेकिन वही बात है कि जब हमने देखा तब तक वो उसको कैप लग चुका था। अच्छा, हमने एक तो पहली बात है, किसी भी कंपनी को एक्वायर करने का फैसला जब होता है तो चांसेस ही होते हैं कि उसके बाद उसमें उसमें मूव जरूर बनती है। लेकिन फिर भी हमने अगर एक असेसमेंट के लिए कि क्या हमें इसमें कोई मतलब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी कि नहीं, तो हमने क्या किया, हम देखें वैल्यूज के लिए आपको बताया ना कि हम अकाउंट्स पे रिलाय करते हैं, लेकिन अगर बहुत जल्दी से अर्जेंटली बुक वैल्यू देखनी हो तो फिर हम एससीएस ट्रेड की साइट खोलते हैं, वहां पे कंपनी का कोड डालते हैं और नीचे आए तो यहाँ पे उसकी बुक वैल्यू आ जाती है। तो पायनियर सीमेंट की जो बुक वैल्यू है वो 213 है। और बात वही है कि आमतौर पे जो कंपनी की फेयर वैल्यूज होती हैं, यानी कि अगर कोई कंपनी किसी कंपनी को एक्वायर करने जाएगा तो उसकी फेयर वैल्यू के पास ही अगर वो पैसे देगा तो फिर उसके जो मालकान है वो बेचेंगे, वरना उन्हें क्या जरूरत पड़ी है बेचें। हाँ, अनलेस कि वो मार्केट से एग्जिट करना चाहते हो तो सस्ता भी बेच सकते हैं, लेकिन अगर किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीदना है तो उसकी कम से कम फेयर वैल्यू के पास ही उसे खरीदेगा। और जिस कंपनी की बुक वैल्यू 213 रुपए है, उसके जब एसेट्स मार्केट में आएंगे तो ये आप समझ लें ये एजम्पशन है, एस्टिमेशन है कि वो लाजमी उससे ज्यादा ही होंगे। अब वो कितने ज्यादा होंगे ये मसला होता है आइडेंटिफाई करना, लेकिन वो उससे ज्यादा ही होंगे। तो ये तकरीबन 236 पे इसको कल कैप लगा था और बुक वैल्यू ही 213 रुपए थी। तो हमें तो यही लग रहा था कि इसके अगले 5-6 कैप्स तक ये नहीं खुलेगा। और हम मतलब अभी भी कैप आज एक तो दूसरा लगा है इसका। तो हमें बहरहाल हमारे पास पैसे भी ज्यादा नहीं थे, लेकिन हमने थोड़े से शेयर ना इसके अपर कैप पे बाइंग पे लगाए हुए थे। और वो कुछ जो हैं जो थोड़े थोड़े प्रॉफिट बना लेते होते हैं जिनको समझ भी नहीं होती,
तो उन्होंने किसी ने उसमें से बेच दिए और हमारे हाथ थोड़े से इसके शेयर्स लग गए। तो हमें शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा लगता है कि इसमें 20-30% फायदा हो सकता है। तो बहरहाल ये है कि हम क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए आपको कह रहे हैं कि अगर क्विक डिसीजन करने पड़ते हैं तो उसके लिए फौरन फिर आपको देखना पड़ता है कि डेटा कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है और कहाँ से देखें उसको। तो मतलब ये नो ब्रेनर था कि जिस कंपनी की बुक वैल्यू ही उसकी मार्केट वैल्यू के आसपास है और उसको कोई बाय करने आ रहा है तो उसमें तो आपको अगर मौका मिले तो आंखें बंद करके वहां पे खरीद लेना चाहिए। देखें जब पार्क सुजुकी, अगेन उसके प्लांट डिफरेंट है, इसके डिफरेंट है, लेकिन सीमेंट के प्लांट भी अच्छे खासे महंगे होते हैं। पार्क सुजुकी को जब वो आई थी उसकी कि उसको बाय करना चाहता है कोई, 140 पे था, उसकी बुक वैल्यू 120 रुपए के आसपास थी, लेकिन आपको पता है कि उसका सौदा 606 रुपए पे हुआ वो बायबैक जब उन्होंने किया। बायबैक इज अ लिटिल बिट डिफरेंट, मतलब वो सिर्फ बायबैक नहीं था, वो तो डीलिस्टिंग के लिए बायबैक था ना, तो वो डिफरेंट है। फिर भी ये मतलब एक डिसीजन मेकिंग का तरीका हम आपको सिखा रहे हैं यहाँ से कि इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अब जो हमने थोड़े से इसके हमारे हाथ में लगे हैं, तो अब हमें लगता है, उम्मीद तो है कि 300 से ऊपर ही जाके खुलेगा। बहरहाल नीचे भी थोड़ा खुल गया, कुछ तो फायदा शॉर्ट टर्म में इसमें से हमें मिल जाएगा। और क्योंकि एमएससीएफ इसको खरीद रहा है, उसको भी एक कैप लगा, दूसरे दिन भी ऊपर रहा, लेकिन लॉजिकली बात करें तो जो कंपनी खरीद रही होती है उसको उतना फायदा नहीं होता, क्योंकि वो तो उसका फायदा मतलब लॉन्ग टर्म में होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में फायदा उसको होता है जिसे खरीदा जा रहा हो। तो बहरहाल ये है कि अभी हमने एमएलसीएफ में कोई थोड़े से हमारे पास उसमें पहले से ही रखे हुए थे तो वो पड़े हैं। बहरहाल इसमें भी हमारे पास 100 शेयर्स जो हैं वो पहले के पड़े हुए हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद है, अब मार्केट में जो है ना अटक सीमेंट का वो तकरीबन डील अब लगता है होने वाली है, और अभी ये तो नहीं पता कि उसकी डील किस रेट पे फाइनल होगी। बहरहाल हमें तो नहीं लगता कि इस रेट पे इसको कोई ज्यादा खरीदना बनता है, तो वो जो है, लेकिन मार्केट में रूमर्स बड़े जो है ना धड़ल्ले से चल रहे हैं कि अब अगली बारी जो है ना एटीआरएल की भी है, उसके बाद एपीएल की भी है। अब देखें ये सिर्फ रूमर्स हैं तो कहा नहीं जा सकता कि इनका क्या होगा, लेकिन अगर आपको हम बता दें कि अटक सीमेंट की मार्केट में खबर आने से पहले जो है ना ये उसमें मूव बन गई थी कि वो 90 रुपए से वो 200 रुपए तक पहुंच गया था, और फिर मार्केट में खबर आई थी कि इसको फिरौन ग्रुप जो है वो बेचना चाहता है, जो है अटक के जो वो हैं मालकान वो इसको बेचना चाहते हैं। तो सिर्फ हम आपको क्विकली दिखा देते हैं कि अगर वाकई में अटक रिफाइनरी को उन्होंने बेचने का फैसला किया, पहली बात तो यह है कि डील बहुत जल्दी नहीं होती ऐसी। एक एक चीज होती है कि हमने फैसला करने का इरादा कर लिया है, फिर उसका बायर ढूंढना वो बात की बात होती है। लेकिन अटक रिफाइनरी जो आपको कई लोग बता चुके होंगे, फिर भी उसकी बुक वैल्यू देखें 1350 रुपए है, यानी कि इनके पास तो कैश ही 1000 रुपए पर शेयर से ज्यादा का पड़ा है, और उस हिसाब से लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में सबके होना चाहिए। हमारे पास भी है लेकिन ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर इसको सेल करने का इरादा किया तो सीधा सीधा 1400 तो इसकी वैल्यू होनी ही चाहिए, और ये भी हो सकता है कि कभी भी इसमें अचानक मूव बननी शुरू हो जाए और ये ऊपर चला जाए और फिर बाद में खबर आए कि इसको बेचना चाहते हैं, और ये भी हो सकता है कि 6 महीने बाद ऐसा हो, और ये भी हो सकता है कि रूमर ही हो, वो रिफाइनरी को ना बेचना चाहते हो। लेकिन हम सिर्फ आपसे बात कर रहे हैं कि अटक रिफाइनरी को अगर बेचने का उन्होंने इरादा किया तो उसका पोटेंशियल कितना है, तो उसमें कुछ ना कुछ आप रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ लेके छोड़ दें। और अगर सपोज करें कि इसका रूमर अचानक मार्केट में खबर आ गई ना कि अटक रिफाइनरी बिकने जा रहा है, ठीक है, और उससे पहले इसमें मूव ना बनी हो, तो फिर हो सकता है इसको भी पार्क सुजुकी की तरह कैपो कैप लगें। लेकिन लॉजिकल वे में लगने चाहिए, इलॉजिकल वे में कुछ भी हो सकता है मार्केट में। लेकिन ये है कि फिर भी क्योंकि ये अभी रूमर्स हैं, ये भी हो सकता है कल को अटक रिफाइनरी को कोई भी ना खरीदे या वो बेचे ही ना, तो इसलिए फिर उतना ही लगाएं जितना कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं कि जिसकी अगर वैल्यू यहीं पे फंसी रही अगले 1 साल भी तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर एपीएल को देख लें, एपीएल के बारे में भी यही बातें चल रही हैं, तो एपीएल की बुक वैल्यू ये भी 500 रुपए है, और ये सिर्फ बुक वैल्यू की बात हो रही है। इनके अगर एसेट्स की वैल्यू निकालेंगे तो अटक रिफाइनरी की भी 1400 से ऊपर ही बनेगी और इसकी भी 500 से ऊपर ही बनेगी। लेकिन सच्ची बात है इसमें हमने कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं की, बहुत ही थोड़े से किए हुए हैं। अटक रिफाइनरी में थोड़े से ज्यादा किए हैं, लेकिन ये है कि मतलब इट्स अ रिस्क के, इट्स अ रिस्क है, आप समझ लें, या अपॉर्चुनिटी है, या आपके मतलब आपने आपने रिस्क लेना है कि अगर उसमें गेम बन गई तो अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं, और अगर ना भी बनी मतलब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है
तो वो आप हर कोई अपना अपना फैसला कर ले कि अगर वो लगाना भी चाहता है तो कितने लगाना चाहता है। अच्छा जी, अब उसके बाद अब एक कंपनी रह गई थी, जीएलपीएल। अब बेसिकली जीएलपीएल की जब खबर आई थी कि ये जो है डीलिस्ट करना चाहते हैं, तो इसको देखें यहाँ पे ना 200 से कैप लगने शुरू हुए थे, लेकिन फिर बीच में कहीं पे 300 के पास जाके खुला था या क्या हुआ था, और हमें पता नहीं कहाँ पे मिले थे, हमें कहीं पे थोड़ा सा रुका था तो हमें थोड़े से शेयर्स मिले थे। अब पता नहीं 350 पे मिले थे, 325 पे मिले थे या 400 के पास मिले थे, हमें याद नहीं है। तो उसके बाद शायद 400 के पास मिले थे, और उसके बाद फिर ये 600 तक भी गया। बाय द वे हमने 100 शेयर 600 पे बेचे थे इसके और तो लेकिन कुछ पड़े भी रहे थे। तो फिर ये उसके बाद नीचे होता होता ये 470 पे आ गया, फिर 530, फिर यहाँ पे 520 पे था। तो इसकी खबर आई मार्केट में कि ये जो है इन्होंने अपनी असेसमेंट करवाई है, और उसके मुताबिक ये जो है इन्होंने अपनी एक मिनिमम प्राइस दी है कि मिनिमम परचेज प्राइस जो सेट की है वो 216 रुपए है, और वो कोई भी तरीके से उन्होंने निकाली है, आरिफ हबीब वालों ने इनको निकाल के दी है। अब देखें इसका पहली बात तो, और देखें 216 की प्राइस मिनिमम उन्होंने रखी है और 520 पे वो ऑलरेडी था, तो वहां से उस पे जो है जाहिर बात है गिरावट उसकी लाजमी थी। और हम समझते हैं कि यार ये पता नहीं थोड़ा सा, वैसे तो सच्ची बात है बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी ही नहीं, थोड़ी सी थी इन्वेस्टमेंट, लेकिन फिर भी अल्लाह का फजल हुआ। ये इत्तेफाक से उस दिन हमने, जब मार्केट खुलने से पहले हमें थोड़ा टाइम मिला, हम वैसे ही देख रहे थे तो नोटिस आया हुआ था इसका, हमने ये देखा, फौरन नोटिस पढ़ा, और हमने उसी टाइम पे जो अपने थोड़े से शेयर्स थे, आप समझ लें कि 200-300 शेयर्स थे, वो हमने लोअर कैप पे सेलिंग पे लगा दिए, क्योंकि हमें पता था कि इसको लोअर कैप ही लगेगा। और किसी भाई साहब ने ये खबर नहीं पढ़ी थी, उसने सोचा कि भाई ये 520 पे चल रहा है और अब अचानक लोअर कैप पे मिल रहा है तो मैं खरीद लेता हूँ। लेकिन हमारा उस भाई की मेहरबानी की वजह से या कम अकली की वजह से हमारे वो शेयर निकल गए, तो हमारे वो शेयर 450 पे निकल गए, और हमें इसमें से नेट में फायदा ही हुआ। उसके बाद इसको कल भी बड़ा लोअर कैप लगा हुआ था, और ये कोई पता नहीं लोअर कैप इसको 216 के आसपास ले जाए। लेकिन अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है, देखें 216 से पहले भी इसको वापस अपर कैप लगने में, ये भी हो सकता है 300 तक जाए और फिर वहां से फिर इसको अपर कैप्स लगने शुरू हो जाएं। अब हम इसका रीजन आपको बताते हैं। बेसिकली देखें इन्होंने क्या कहा है यहाँ पे, इन्होंने कहा है कि मिनिमम 217 पे खरीदेंगे, इन्होंने अपनी मैक्सिमम प्राइस नहीं बताई। यानी कि 217 का मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि हम 217 पे खरीदेंगे, उन्होंने ये प्राइस मिनिमम रखी है। और इस चीज को देख के जो है ना, अब वो मैनिपुलेटर्स जो हैं लोगों को नुकसान करा के यहाँ से कहीं ना कहीं से वो जब इसको जहां तक उनकी मर्जी होगी वहां तक लेके जाएंगे, और वहां से वो सारा माल उठा लेंगे, और फिर अचानक इसमें अपर कैप भी लगने शुरू हो सकते हैं। देखिए ये जो प्राइस डिटरमिन होगी ना, ये प्राइस इतनी आसानी से डिटरमिन नहीं होगी कि ये 216 इन्होंने कहा है तो 216 पे ही लोग बेचते हैं। ये सब डिपेंड करता है कि वो माल खरीदेगा कौन, या आज की तारीख में किसके पास है, और फिर वो उसको कहाँ पे लेके जाएगा, और फिर वो शेयर की प्राइस ऊपर ले जाएगा, और वो कहेगा कि भाई मैं तो बेचता ही नहीं आपको, ठीक है आपने नहीं खरीदना, आप ना खरीदें, मैं बेचता ही नहीं, क्योंकि उसको पता है ये कंपनी एग्जिट करने का पूरा इरादा रखती है। उसको पता है कि फिर मजबूरन ये कंपनी अपनी प्राइस ऊपर लेके आएगी। और पहली बात तो ये है कि जो 216 प्राइस निकाली ये भी पता नहीं फेयर वैल्यू है कि नहीं, ये बहुत इसमें तरीके होते हैं यार, ये सब कुछ मिल मिला के जो है ना लोएस्ट प्राइस उन्होंने डिटरमिन की है। हो सकता है इसकी फेयर वैल्यू 500-600 रुपए ही हो। बहरहाल वो इट ऑल विल डिपेंड कि वो अब ये माल नीचे आएगा तो वहां से कौन खरीदेगा, और वो फिर क्या गेम इसमें डालेगा, और फिर वो निगोशिएट करेगा और इस प्राइस को ऊपर लेके जाएगा। अच्छा हम किसी को भी ये नहीं कह रहे कि अब जब ये नीचे कैप पे आए और जब ऊपर वहां से खुले तो आप खरीद लें, लेकिन हम सिर्फ आपको ये एक असेसमेंट पेश कर रहे हैं कि इसमें अब आगे क्या हो सकता है। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आज की तारीख में ही इसमें जो ज्यादा होल्डिंग है
वो किसी बड़े प्लेयर के पास ना हो, जिसने बड़े प्लेयर ने गेम बनानी थी वो 600 पे एग्जिट कर गया हो और अब उसका इस शेयर पर से इंटरेस्ट खत्म हो गया हो, तो फिर ये भी हो सकता है कि 216-17 के पास वापस चला जाए और वहीं पे कंपनी खरीद ले, क्योंकि कोई इसमें हाथ ही ना डाले। तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन कहने का मकसद ये है, ये अभी इन्होंने मिनिमम प्राइस बताई है और हो सकता है एक्चुअल में फाइनल प्राइस इससे बहुत ज्यादा हो। फिर भी बेहतर यही है कि लोग अब इस शेयर से दूर रहें। बेहतर यही है, कहीं पे भी इसका आके कैप खुल भी जाता है तो इससे दूर ही रहा जाए। और अगर वाकई में 216-17 के पास आ जाता है तो वहां पे आप 100-200 शेयर खरीद लें, रिस्क लेते हुए कि शायद इसमें कोई मूव गेमर कोई बना दे। तो ये था जी कुछ कंपनियों की खबरों का एनालिसिस। टेक केयर, अल्लाह के हवाले। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।